हाँ जी बच्चों, कैसे हो। एक साल में नीट का एग्जाम 2 बार दे लिया। नीट हुआ, कैंसिल हो गया। उसके बाद रीनीट हुआ। दोनों एग्जाम के बीच में एक बेहद तनावपूर्ण संघर्षमय जीवन आपने जिया। एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है। जो भी बच्चे इस रीनीट एग्जाम में सफल हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही साथ मैं पाक की तरफ से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपकी रैंक आई उस रैंक पर आपको बेस्ट कॉलेज काउंसलिंग में मिले। अब बच्चों, एग्जाम हो गई, रिजल्ट भी आ चुका है। जो बच्चे सफल हो चुके हैं उन सबके सामने अगला प्रश्न होता है काउंसलिंग कि मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कैसे की जाए। तो देखो बच्चों, काउंसलिंग के लिए तो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ज्यादा आई नहीं है, क्योंकि जो काउंसलिंग होती है वो वेबसाइट अभी ओपन ही नहीं हुई। काउंसलिंग की जो टेंटेटिव डेट वगैरह है वो सारी अभी तक आई नहीं है। कौन सी कॉलेज ऐड हुई, कौन सी किस कॉलेज में सीट बढ़ी है, अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो वो बातें तो अपन बाद में करेंगे। अभी काउंसलिंग से पहले जो प्री रिक्वायरमेंट होती है, जो डॉक्यूमेंट्स अपने को कलेक्ट करने हैं, उन सब के बारे में अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जो भी आपकी काउंसलिंग होगी, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग करो, चाहे आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मेडिकल कॉलेज लो, चाहे एफएमसी के थ्रू मेडिकल कॉलेज में जाओ, चाहे दिल्ली कोटे के थ्रू आप मेडिकल कॉलेज लो, कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप पीछे देख पा रहे हो। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, नीट का एडमिट कार्ड और नीट का स्कोर कार्ड तीनों कलेक्ट रखने हैं। तीनों का जो भी आपने पीडीएफ लिया था तो उनका प्रिंट आउट ले लो। एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड और आपका स्कोर कार्ड, तीनों आपको अपने पास रखने हैं। ये जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट वहां जमा कराने होते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग में आपको एक बाद में चॉइस फिलिंग लेटर, जो आप चॉइस भरोगे उसका भी प्रिंट आउट लेना पड़ता है। और एक होता है अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज मिलने के बाद अलॉटमेंट लेटर जनरेट होता है, वो भी आपको रखना पड़ता है। लेकिन वो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। वो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको चॉइस फिलिंग लेटर और अलॉटमेंट लेटर भी कॉलेज में लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों, 10th 11th 12th तीनों क्लास की मार्कशीट चाहिए आपको। वैसे तो बहुत सारे स्टेट में 11th क्लास की मार्कशीट नहीं मांगी जाती, लेकिन फिर भी कोई स्टेट आपसे 11th क्लास की मार्कशीट मांग लेता है तो आपको वहां प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो 10th 11th 12th तीनों की मार्कशीट चाहिए। और मार्कशीट के साथ जो बोर्ड सर्टिफिकेट आता है वो साथ में अटैच होता है, वो उसी में लिखा होता है मार्कशीट बोर्ड सर्टिफिकेट साथ ही होते हैं। तो वो मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके अलावा आपको एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब ये देखो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का सीन ये है कि यदि आपने अलग से बनवा रखा है तो आप ले जाओ, और आपने यदि अलग से नहीं बनवा रखा है तो कोई इश्यू नहीं। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है वही आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि इस 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, वही आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा। ओके, आपको बच्चों एक आईडी प्रूफ भी लेना है। और आईडी प्रूफ में आपके पास कोई आधार कार्ड है, जनरली एक्सेप्ट आधार कार्ड ही लोग लेके जाते हैं। तो आधार आईडी प्रूफ आपको क्या लेके जाना है? आधार कार्ड। और भी कोई आईडी प्रूफ है जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो वो भी लेके जा सकते हो। लेकिन आधार कार्ड तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आधार नंबर से आपकी काउंसलिंग आगे चलती है। ओके, एक बच्चों आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब जो बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी से है उसको तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बाकी ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, SC ST हो, तो उन सबको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ड्यूरिंग कॉलेज में जब आप प्रेजेंट करोगे, रिपोर्टिंग करोगे, तो वहां प्रेजेंट करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, ये आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों फॉर्मेट में बनवाने हैं। इनका अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो दोनों फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट। एडिशनली जैसे राजस्थान में एमबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट अलग बनता है, गुर्जर कम्युनिटी से जो रिलेटेड बच्चे होते हैं एमबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो उन लोगों को अपना एमबीसी का सर्टिफिकेट भी रखना पड़ेगा यदि वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज लेना चाहते हैं। ओके, इसके अलावा बच्चों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास, ये भी आपके पास होना चाहिए। अब कई बच्चों का डाउट होता है सर मूल निवास पुराना बना हुआ है, तो मूल निवास पुराना नया कुछ नहीं होता, बस डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी बना हुआ चल जाएगा, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको अपन मूल निवास बोलते हैं। एक आपके पास फोटोज होनी चाहिए। कौन सी फोटो? जो अपन ने फॉर्म में लगाई थी, डिटो वो की वो फोटो।
जो नीट का अपन ने फॉर्म भरा था उसमें जो अपन ने फोटो पेस्ट करी थी वो आपके पास 10-15 फोटो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉलेज में जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो वहां डॉक्यूमेंटेशन में कई जगह वो फोटो आपको लगानी पड़ेगी। एक बच्चों आपको 12th क्लास का टीसी चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों आपको चाहिए। टीसी मतलब वो आपका जो स्थानांतरण पत्र होता है, और माइग्रेशन बोर्ड की तरफ से आपको आता है, तो वो टीसी और माइग्रेशन दोनों आपको लास्ट अटेंडेंट स्कूल है वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट या सीसी भी लेके आना पड़ेगा। सीसी बोल दो या करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। एक डाउट होता है बच्चों को कि हमने तो 12th क्लास के बाद में कुछ किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी, तो हम फिर क्या करें, हमें तो कॉलेज वाले पुरानी टीसी नहीं दे रहे, कॉलेज की टीसी दे रहे। तो कोई इश्यू नहीं, उस केस में आप जो भी कॉलेज की टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वहां से आप लेके आ जाओ, वो भी चल जाता है। ठीक है। एक ये WDP WPP ये जो लिखा हुआ वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री पर्सनल, ये सारे सर्टिफिकेट सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यदि आप आर्मी कोटे से, डिफेंस कोटे से या पैरामिलिट्री कोटे से सीट लेना चाहते हो, जैसे इसमें शहीदों के बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो लोग जो आर्मी पर्सन ड्यूरिंग आर्मी में घायल हो जाते हैं उनके बच्चों की सेकंड प्रायोरिटी होती है, तो उस कोटे में यदि आप सीट लेना चाहते हो तो आपको WDP WPP सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज आपको इन सर्टिफिकेट्स की कोई जरूरत नहीं है। एक PH सर्टिफिकेट, तो क्लियर है, PH सर्टिफिकेट उसी बच्चे को चाहिए जिसको PH कोटे में सीट लेनी है। आप इस चीज का ध्यान रखिए, यदि कोई बच्चा PH कैटेगरी में सीट लेना चाहता है, PH कैटेगरी में सीट के लिए ऑक्यूपाई अप्लाई करना चाहता है, तो उस बच्चे को किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनाया हुआ PH सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। कुछ डेजिग्नेटेड कॉलेज होती है जो कि NTA ड्यूरिंग काउंसलिंग उन कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करेगी, उन्हीं कॉलेज से बनाया हुआ PH सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। बाकी PH सर्टिफिकेट लोकल अथॉरिटी जो भी बनाती है वो मान्य नहीं होंगे। जैसे राजस्थान में आप SMS से PH सर्टिफिकेट बनाओगे तो वो मान्य होता है, बाकी हर किसी जगह का PH सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता। तो PH सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, यदि कोई PH कोटे में सीट लेना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, तो PH सर्टिफिकेट का स्पेशली ध्यान रखिए। ओके, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैंने सारे बता दिए। इनके अलावा एक गैप सर्टिफिकेट ये होता है, ये कुछ कॉलेज डिमांड करती है, कुछ कॉलेज नहीं करती। तो आप गैप सर्टिफिकेट की आपने 12th 2024 में पास करी, नीट 2026 में पास हो रही है, तो बीच में 1-2 साल का गैप लग गया, तो इस गैप में क्या किया, उसके लिए आप कोई गैप सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो वो आप कोर्ट से, नोटरी से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। कुछ कॉलेज इसका डिमांड करती है, तो ये भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, अब ये तो डॉक्यूमेंट्स के लिए है। अभी आप सारे बच्चे इन डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखो, इनके 2-3 सेट जेरोक्स या फोटोकॉपी करा के भी रखो। बाकी अभी काउंसलिंग का कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है, कोई सीट मैट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं आई है। जैसे काउंसलिंग की आगे की इन्फॉर्मेशन आएगी तो काउंसलिंग कैसे करनी है, किस कॉलेज की क्या कट ऑफ रहनी है, किस रैंक पर कौन सी कॉलेज मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, किस रैंक पर कौन सी कॉलेज बेस्ट रहेगी, उससे रिलेटेड अगला वीडियो लेकर अपन जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।